हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूजुअल एक्स्ट्रा क्लासेज बाई एसेंसर में। और फिर से स्वागत है आप लोग का उसी चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे थे, अम्ल, क्षार और लवण। और इस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं। हम लोग उसमें अभी हम लोग उससे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या क्या टॉपिक आज कवर करेंगे हम लोग। उदासीनीकरण क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका जो उदासीनीकरण ऊष्मा है वो क्या है ना। उदासीनीकरण क्रिया के जो उत्पाद हैं वो किस प्रकार से फॉर्म होंगे, ठीक है, उनके कुछ कैरेक्टर के बारे में देखेंगे हम लोग। और फिर इसी से मिलने वाला जो उत्पाद एक लवण है, लवण के बारे में भी देखेंगे। और फिर क्या देखेंगे, लवण के प्रकार। लवण के 6 प्रकार हम लोग देखेंगे: सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण, संकर लवण और मिश्रित लवण। ये 6 आपके लवण के प्रकार हैं। तो आज का जो वीडियो है बिल्कुल अपने आप में कंप्लीट वीडियो है। और इसमें आप एक कंप्लीट स्टडी करेंगे जो अम्ल क्षार की आपस में अभिक्रिया होने वाली है, उससे बनने वाले उत्पाद के बारे में, ठीक है ना। तो जो अम्ल क्षार की क्रिया होगी उससे क्या क्या चीज़ें बनेंगी उनके बारे में आज स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये देखते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या चीज़। तो आप जानते हो दोस्तों, ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके लिए, अम्ल के लिए और अम्ल और क्षार के लिए हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ये जो उदासीनीकरण क्रिया है उसको, ठीक है। तो जो उदासीनीकरण क्रिया होती है वो एक्चुअली क्या होती है, अम्ल और क्षार की ही अभिक्रिया होती है। अम्ल और क्षार की ही अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि अम्ल एवं क्षार की जो अभिक्रिया है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल सी डिफिनेशन है, ठीक है। अब इसी डिफिनेशन को आप बड़ा करके लिखना चाहोगे, बोलना चाहोगे तो सिंपल बोल सकते हो कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है आप समझ गए कि अम्ल एवं क्षार जो होते हैं, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो जो डिफिनेशन हम लिख रहे हैं उसी डिफिनेशन के बेस पे ही हम लोग समझेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्या चीज़। तो अभी जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों अम्ल क्या है, अम्ल तो सिंपल जानते हो कि अगर सिंपल डिफिनेशन की बात करें तो आर्हेनियस के हिसाब से तो जो अपने बिलियन में क्या है एच आयन देते हैं। ब्रांशेट-डोरी के हिसाब से भी देखा आपने, तो जो प्रोटॉन को ग्रहण कर सकते हैं या प्रोटॉन को निकाल सकते हैं उसके बेस पे बताया गया था आपको, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे एच आयन की बात कर लें तो अम्ल जिसमें क्या हो, एच आयन हो, क्या हो, एच आयन हो, वो क्या होता है, अम्ल होता है। और क्षार क्या होता है, जिसमें क्या है ओ एच निगेटिव आयन होता है, वो क्या होता है, क्षारक होता है ना। तो कोई भी हम लोग का अम्ल होगा उसमें क्या होगा, एच आयन अवश्य होगा, ओ एच आयन अवश्य होगा। अम्ल की जो अम्लता है, अम्लता एच आयन के कारण होती है, एच आयन के कारण होती है, ठीक है। और क्षार की क्षारकता जो है, क्षार की जो क्षारकता है उसके तो क्षारकता वाला गुण क्यों आ रहा है, तो ओ एच निगेटिव आयन के कारण होती है। ओ एच निगेटिव आयन के कारण होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर
अगर किसी पदार्थ के विलयन के अंदर H आयन है तभी वो क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर किसी विलयन के अंदर OH नेगेटिव आयन है तभी क्या होगा, वो क्षारीय होगा। अगर हम उस विलयन से H आयन को हटा दें, H आयन को रिमूव कर दें, H आयन को समाप्त कर दें किसी तरीके से, और OH, तो उसकी अम्लता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब उसके अंदर विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणु नहीं होंगे तो उसका गुण क्या, अम्लीय गुण क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अम्लीय गुण हाइड्रोजन आयन के कारण है, हाइड्रोजन आयन को हटा देंगे तो उसकी अम्लता क्या होगी, समाप्त होगी। उसी प्रकार से क्षारक के लिए क्षारकता, उसके अंदर जो क्षारकता का गुण है वो क्या है, OH निगेटिव आयन के कारण है, जो कि अपने विलयन में दे रहा है। अगर हम उसके विलयन से OH नेगेटिव आयन को हटा दें या फिर उसके किसी और रूप में कन्वर्ट कर दें तो OH नेगेटिव आयन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो क्या वो क्षारक होगा, बिल्कुल नहीं, उसकी क्षारकता वाला गुण क्या है, ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग अगर उदासीनीकरण की बात कर रहे हैं, उनकी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सिंस इतना ही है कि हम अम्ल में से, अम्ल और क्षार को जब आपस में मिलाएं तो अम्ल का H आयन खत्म हो जाए और क्षार का OH नेगेटिव आयन क्या हो, समाप्त हो जाए, उसका कोई रूप बदल जाए, तो हम लोग कहेंगे कि वो अभिक्रिया कैसी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है। तो अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो क्षार अम्ल की अम्लता को समाप्त कर देता है और अम्ल क्या है, क्षार की क्षारकता को समाप्त कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग क्या, यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, बहुत अच्छी बात है ये। अब ये आपका अम्ल हो गया, प्लस क्या हो गया, क्षार हो गया, ये दोनों आपस में अभिक्रिया किए, अम्ल और क्षार। ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से आपका जो इसकी अम्लता क्या हो गई, ख़त्म हो गई, अम्ल की अम्लता क्या हो गई, समाप्त हो गई, और क्षार की क्षारकता समाप्त हो गई। यहाँ पे जो पदार्थ बना वो क्या है, कोई नया पदार्थ बना, कोई नया पदार्थ बना यहाँ पे, जो कि क्या है, जो कि न अम्ल है, न अम्ल है, न ही क्या है, क्षारक है, न ही क्षारक है। ठीक है। अगर न अम्ल है, अम्ल नहीं है, तो इसका मतलब कि उसमें H पॉजिटिव आयन नहीं है। क्षारक न ही क्षार है, क्षारक है, तो उसमें क्या है, OH निगेटिव आयन नहीं है। तो एक्चुअली होता क्या है, अम्ल और क्षार के जो अम्लता और क्षारकता नष्ट कैसे होती है, तो वो नष्ट होने के लिए क्या होता है, अम्ल के अंदर आपका, जैसे मान लो कि इसके अंदर क्या होता है, H पॉजिटिव आयन होता है, और क्षारक के अंदर क्या होता है, OH नेगेटिव आयन होता है। दोनों आपस में जुड़ते हैं और H2O का निर्माण कर देते हैं, H2O का निर्माण कर देते हैं। और ये जो H2O बन जाता है, तो अब हम लोग के विलयन में इस अम्ल का कोई एक पार्ट नेगेटिव, अगर H पॉजिटिव निकला है तो इसमें क्या है, कोई निगेटिव पार्ट बचा होगा। इसमें निगेटिव निकल रहा है तो इसमें क्या है, कोई पॉजिटिव पार्ट बचा होगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो H आयन है वो H आयन से जुड़ गया, H आयन क्या हो गया, OH नेगेटिव आयन से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया आपस में, और उससे क्या बन गया हम लोग का, H2O बन गया। और यहाँ पे जो A आपका जो है, A निगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, B वाला क्या है, पॉजिटिव है। ये दोनों क्या हुए, आपस में कनेक्ट हुए, ये दोनों क्या हो गए, आपस में कनेक्ट हो गए, और कनेक्ट हो करके आपका AB का निर्माण किए। तो यह जो AB है, इसमें न तो H आयन है न ही OH आयन है। ठीक है। इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं लवण। क्या नाम देते हैं, लवण। ये क्या है, आपका है जल है, क्या हुआ, जल। ठीक है। तो हम लोग का पहले क्या था, अम्ल था जिसमें H आयन था, क्षार था जिसके अंदर क्या था, OH नेगेटिव आयन था। जब अम्ल और क्षार दोनों को मिलाया गया तो अम्ल के अंदर से H आयन और OH के क्षार के अंदर से OH नेगेटिव आयन आपस में कनेक्ट हुए, H2O निर्माण किए, और जो उसके धनायन और ऋणायन पार्ट बचे अम्ल और क्षारकों के, वो आपस में जुड़ करके लवण का निर्माण किए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोगों के पास जो नया पदार्थ बना है उस पदार्थ में न H आयन है न ही OH आयन है, तो न अम्ल होगा न क्षार होगा। ठीक है। तो उसको क्या नाम दिया हम लोगों ने, लवण नाम दिया। क्या नाम दिया, लवण। ठीक है। इसका मतलब कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनेगा, जल बनेगा और लवण बनेगा, जल बनेगा और लवण बनेगा। जल का निर्माण किससे हो रहा है, अम्ल के धनायन, H धनायन से, और क्षार के OH ऋणायन से।
जल का निर्माण हो रहा है, और जो लवण बन रहा है जो उसका बचे हुए शेष हैं अम्ल के और बचे हुए शेष जो है क्षार के हैं, वो दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं और लवण का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको एग्जाम्पल से देखें हम लोग। तो एग्जाम्पल बहुत ही ईजी, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक HCl है। क्या है? HCl है। हमने इसका रिएक्शन करा दिया NaOH से। HCl क्या है? अम्ल है। NaOH क्या है? क्षार है। अब देखिए यह रिएक्शन होगा तो क्या होगा, आपका यह H पॉजिटिव में टूट जाएगा और ये क्या हो गया, Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक है, अब प्लस जो NaOH है वो Na पॉजिटिव और प्लस क्या है OH नेगेटिव में टूट जाएगा। अब इसमें क्या होगा, आपका जो H पॉजिटिव है वो OH नेगेटिव से जुड़ जाएगा। ठीक है ना, और जो आपका Cl नेगेटिव है वो क्या है Na पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। दोनों क्या होंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ पे ये लोग जो आपस में कंबाइन होंगे। ठीक है, जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से सिंपल सा NaCl मिल जाएगा और बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा? H2O। ठीक है, तो ये हो गया आपका साल्ट। कोई साल्ट हो सकता है। ठीक है, साल्ट लवण है कोई, ये क्या आपका है, जल है। सिंपल समझिएगा। ठीक है, यानी कि जो ये अभिक्रिया की गई, इस अभिक्रिया में से अब हमने क्या किया, अम्ल और क्षार जो थे उनकी अम्लता और क्षारता क्या हो गई, समाप्त हो गई। ना अम्ल रह गया ना क्षार रह गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, और उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बन रहा है, साल्ट और वाटर, है ना, लवण और जल। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई आपकी। ठीक है, कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो ये जो डिफिनेशन था उसी के बेस पे आपने समझ लिया कि क्या है अम्ल क्षार अभिक्रिया। तो अम्ल क्षार अभिक्रिया में H धनायन जो है और OH ऋणायन जो है आपस में रिएक्शन करेंगे और जल का निर्माण कर लेते हैं और आपका उसका अम्लीय गुण और क्षारीय गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसी को कहते हैं कि अम्ल उदासीन हो गया या फिर क्षार क्या हो गया, उदासीन हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल और देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। जैसे मान लीजिए कि HNO3 है। क्या है? HNO3। आप प्लस कोई क्षार ले लीजिए, KOH ले लीजिए, है ना, KOH कोई क्षार ले लीजिए, KOH, और रिएक्शन कराइए तो आपका फिर वही आप समझ चुके हैं। आप तोड़ दीजिए तो पॉजिटिव में टूटेगा, ये नेगेटिव में टूटेगा। ऐसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो अब तो आप बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, इस नेगेटिव पॉजिटिव को एक साथ, इस नेगेटिव पॉजिटिव को एक साथ, तो क्या बन जाएगा, KNO3, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। आप प्लस क्या बन जाएगा, H2O। और साथ में दोस्तों इसमें से कुछ ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, साथ में क्या है, कुछ ऊष्मा भी निकलती है, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन हीट, उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण ऊष्मा, अभी उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया को आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपके जो H पॉजिटिव आयन है, OH नेगेटिव आयन है, वो आपस में कंबाइन हुए जल का निर्माण किए। तो ये आपके एक दो एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इसको समझना बिल्कुल ही आसान। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग का जो है, ठीक है, आपका उदासीनीकरण ऊष्मा की तरफ। ठीक है, ये आखिर उदासीनीकरण ऊष्मा है क्या चीज़। तो अब यहाँ पे देखिएगा उदासीनीकरण हो क्यों रहा है, उदासीनीकरण का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे समझिएगा, बिल्कुल आसान। उदासीनीकरण का मतलब क्या हुआ, उदासीनीकरण इक्वल टू क्या हो गया, H आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। उदासीनीकरण का मतलब बस इतना ही समझिएगा आप। ठीक है, आपका जो अम्ल है, अम्ल का जो H आयन है वो आपस में H आयन, और जो क्षारक का जो है OH नेगेटिव आयन क्या है, आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, जल का निर्माण कर लिए। तो इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण। तो जब H आयन और OH नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। वहाँ पे क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, उसी ऊष्मा को लोग बोलते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा बोलते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा। ठीक है, यानी कि आप इसको अगर परिभाषित करने की बात करेंगे, कैसे परिभाषा इसकी लिखी जाए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अम्ल H आयन के कारण, OH क्षार क्या है, OH नेगेटिव आयन के कारण, और अम्ल क्षार अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके इसके प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं।
ये आप समझ चुके हो, तो इसको मिटा देते हैं अब। और अगली डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो है हम लोग का उदासीनीकरण अभिक्रिया की ऊष्मा। उदासीनीकरण अभिक्रिया की ऊष्मा की बात कर ले हम लोग। ये आपकी जो है उदासीनीकरण ऊष्मा की बात हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, परिभाषा की बात करोगे तो सीधे कर सकते हो अम्ल क्षार उदासीनीकरण, अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण ऊष्मा बोलते हैं। उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, ठीक है। उदासीनीकरण ऊष्मा क्या हो गई? अम्ल क्षार उदासीनीकरण क्रिया में उत्पन्न ऊष्मा को क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण ऊष्मा बोलेंगे। इसी को एक और डिफिनेशन में हम लोग बोलते हैं कि जैसे अब हम लोग अम्ल क्षार का जो है 1 ग्राम तुल्यांकी भार ले लें, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल एवं 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षारक ना। 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल एवं 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षारक, ठीक है, के तनु विलयन लेंगे हम लोग, के तनु विलयनों के उदासीनीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है। उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। उत्पन्न ऊष्मा उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। ये आपकी परिभाषा हो गई इसकी, ठीक है। इस परिभाषा को याद करिए, चाहे इस परिभाषा को याद करिए, दोनों परिभाषाएं अपने आप में कंप्लीट हैं, ठीक है ना। अब ये उदासीनीकरण ऊष्मा की जब आप बात करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल देखें कि कौन कौन से हैं। इस मान लीजिए कि आपका CH3COOH प्लस क्या हो गया, NaOH हो गया, आपसे आपका HCl प्लस NaOH हो गया, चाहे KOH ले सकते हैं आप, ठीक है। आप कोई इसमें से एसिड बेस ले सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा, CH3COOH प्लस मैंने ले लिया NH4OH, ठीक है। 3 रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग, आप तीनों को समझ ले रहे हैं पहले, ठीक है। आप जानते हो कि ये रिएक्शन जब होगा तो इसमें क्या होने वाला है? न्यूट्रलाइजेशन होने वाला है, उदासीनीकरण होने वाला है। उदासीनीकरण होने में क्या होगा? इसका जो H पॉजिटिव आयन बनेगा, इसके OH नेगेटिव आयन से क्या होगा? कंबाइन हो जाएगा, जल का निर्माण कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? फिर आपका H पॉजिटिव, इसका क्या है? OH नेगेटिव आपस में कंबाइन होंगे और जल का निर्माण कर लेंगे। वैसे इसमें से भी आपका H पॉजिटिव और इसका क्या है, यहाँ से तोड़ेंगे आप तो OH नेगेटिव क्या है, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, इन्हीं के जुड़ने के कारण जो है आपका उसमें क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आप सिंपल व्याख्या की बात करें इसमें, तो रिएक्शन कंप्लीट करते हैं पहले, तो CH3COO Na हो जाएगा, प्लस क्या है, H2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा? ऊष्मा। अब इस ऊष्मा का मान जो है, अगर हम दोनों के 1 ग्राम तुल्यांकी भार ले रहे हैं और उनके तनु विलयन ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो ऊष्मा होती है वो होती है 13.7 किलो कैलोरी। 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? सिंपल सा NaCl बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा, प्लस क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। इसका भी मान क्या होगा, 13.7 किलो कैलोरी होगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या बनने जा रहा है हम लोग का,
यहाँ पे सिंपल देख रहे हो CH3COO NH4 बनने जा रहा है CH3COO NH4 अमोनियम एसीटेट बन गया आपका। और क्या बनेगा, जल तो बनेगा ही बनेगा, H2 बनेगा, आप प्लस क्या है हम लोग का ऊष्मा निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जो ऊष्मा है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो ऊष्मा बनेगी यह ऊष्मा जो है आपका 1307 के बराबर नहीं होती है, 1307 के बराबर नहीं होकर के लगभग 11.9 के आसपास किलो कैलोरी में होती है, ठीक है ना। तो ये आपका देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि क्यों वहाँ पे 1307 इसमें मिल रहा है, इसमें क्या है, इस रिएक्शन में क्या है 11.9 क्यों मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी व्याख्या की हम बात कर ले, यहाँ पे व्याख्या क्या करेंगे हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, इसकी व्याख्या क्या होगी। तो व्याख्या सिंपल शब्दों में आप कर सकते हो दोस्तों कि जो आपका अम्ल और क्षारक होते हैं वो क्या है H पॉजिटिव H नेगेटिव के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हो अम्ल एवं क्षारक विलयन में H पॉजिटिव एवं OH नेगेटिव आयन के रूप में रहते हैं, ठीक है। जब उनको आपस में मिलाया जाता है, ठीक ना, रूप में रहते हैं, जब इनको मिलाया जाता है तो क्या होता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव क्या है आपस में कंबाइन होते हैं, H2O का निर्माण करते हैं, ठीक है। और साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, यही से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो ऊष्मा है, यहाँ से जो उदासीनीकरण ऊष्मा है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके कंपटीशन के लिए। उदासीनीकरण ऊष्मा जो होती है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा कि प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार, ठीक है, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार, या फिर आपका दुर्बल अम्ल प्लस क्या है प्रबल क्षार है, या फिर आपका प्रबल अम्ल और यहाँ पे क्या है दुर्बल क्षार है। इन सब के लिए उदासीनीकरण ऊष्मा का मान जो होता है, उदासीनीकरण ऊष्मा कितना, जब ग्राम तुल्यांकी भार में 1 ग्राम लिए रहेंगे और तनु विलयन होगा तो उसका मान होता है, ऊष्मा का मान होता है 1307 किलो कैलोरी, ठीक है। ये होता है उसका मान, उदासीनीकरण ऊष्मा का मान। कब, जब या तो एक अम्ल प्रबल हो चाहे क्षार प्रबल हो, दोनों में से कोई एक प्रबल हो चाहे दोनों प्रबल हो, तो उसके लिए। लेकिन यहाँ पे दूसरा पॉइंट पे गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है दूसरे पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग कहने जा रहे हैं उदासीनीकरण ऊष्मा के लिए कि अगर हम लोग का दुर्बल क्षार हो दुर्बल अम्ल हो, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। दुर्बल क्षार है और क्या है दुर्बल अम्ल भी है, दोनों दुर्बल हैं, दोनों क्या हैं दुर्बल हैं। तो वहाँ पे उदासीनीकरण ऊष्मा का मान क्या होता है 1109 किलो कैलोरी लगभग हो जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है दोस्तों कि जब हम लोग का दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो आपको पता है कि दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, यानी सभी उसके H आयन नहीं निकले होते हैं। दुर्बल क्षार वो होते हैं जिनके सभी OH नेगेटिव आयन नहीं निकले होते हैं, वो अपने आयनों में टूटे नहीं होते हैं। तो जो पहले जो कुछ मालिक्यूल्स टूटे हुए हैं वो मालिक्यूल्स तो आपस में जब क्रिया करते हैं तो H2 बनाते हैं, तो उस समय तो जो ऊष्मा है 1307 ही उत्पन्न होती है, ठीक है। इसमें भी जो है प्रारंभ में क्या होता है, इसका भी प्रारंभ में ऊष्मा का मान जो है कितना 1307 किलो कैलोरी ही होता है। लेकिन क्या होता है कि यह ऊष्मा क्या करती है, यह ऊष्मा जो है आयनन में प्रयुक्त हो जाती है, प्रयुक्त हो जाती है। यह ऊष्मा क्या होती है आयनन में प्रयुक्त हो जाती है।
ठीक है। जो आयनित नहीं हुए थे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, उनको आयनों में बांटने में क्या होती है, खर्च जाती है। इसीलिए 1307 से क्या होता है 11.9 के आसपास ही ऊष्मा बचती है। तो यहाँ पे देखो जो 3 रिएक्शन लिखे गए हैं दोस्तों, इसमें देखिएगा यहाँ पे ये दुर्बल अम्ल है। क्या है ये, दुर्बल अम्ल है। अम्ल तो दुर्बल है, ठीक है ना, देखना लिख दे रहा हूँ मैं समझने के लिए, आप समझ जाएंगे। ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, लेकिन ये क्या है, प्रबल क्षार है। इसलिए इसकी जो ऊष्मा निकाली गई 13.7, कितनी निकाली गई, 13.7। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका अम्ल भी प्रबल है और यहाँ पे क्या है, क्षार भी क्या है, प्रबल है। दोनों प्रबल है, अम्ल भी प्रबल और क्षार भी प्रबल। तो इसकी भी ऊष्मा जो क्या होगी 1307 किलो कैलोरी होगी यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, दुर्बल है। ये क्या चीज़ है, दुर्बल अम्ल है, एक कार्बनिक अम्ल है ना, दुर्बल अम्ल। पढ़ा है आप लोग को, बिल्कुल पिछले लेक्चर देखेंगे तो स्पष्ट है कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। तो ये दुर्बल है, ये भी क्या है, दुर्बल ही है, दुर्बल क्षार है, ये भी दुर्बल क्षार है। तो जब दोनों दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार हो जाएंगे तो यहाँ पे उदासीनीकरण ऊष्मा जो है 13.7 न होकर के कितना हो जाएगी, 11.9 किलो कैलोरी हो जाएगी, है ना। तो आप देख रहे हो क्यों हो रहा है, ये समझाया मैंने आपको कि जब H पॉजिटिव H नेगेटिव जुड़ेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। वह ऊष्मा कितनी होगी, 13.7 किलो कैलोरी होगी। हमेशा नहीं, जब 1 ग्राम तुल्यांकी भार लेंगे और आपका 71 विलियन लेंगे मिलाएंगे तभी ऐसा होने वाला है। लेकिन यह ऊष्मा कम या अधिक हो सकती है कब, जब आपके प्रबल अम्ल प्रबल क्षार होंगे, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार हो, चाहे प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार हो, तो उदासीनीकरण ऊष्मा कितना होगा, 1307 होगा। लेकिन जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दोनों ही दुर्बल रहेंगे तो उस समय आपका प्रारंभ में ऊष्मा कितनी होगी, प्रारंभ में तो ऊष्मा आपकी कितनी होगी, 1307 ही कैलोरी होगी। लेकिन वह उसके आयनन में यूज हो जाएगी। जो आपके दुर्बल अम्ल और क्षार आयनित नहीं हुए हैं उनको आयन करने में युक्त प्रयोग हो जाएगी, और जिससे उसका मान क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और उसका मान कितना हो जाएगा, 11.9 किलो कैलोरी में हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका उदासीनीकरण ऊष्मा की बात कर लिया। अब उदासीनीकरण ऊष्मा की बात किया आपने, उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात किया आपने, तो उसमें जो उत्पाद की बात हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे, उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद कौन कौन होंगे। तो देखो दोस्तों 3 चीज़ें मिली हैं हम लोग को इसमें, ठीक है। एक तो लवण मिला है हम लोग को, क्या मिला है, लवण। एक मिला है जल और एक मिला है ऊष्मा, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के 3 उत्पाद होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है, लवण जल और ऊष्मा, ठीक है। जिसमें से हम लोग 2 लोग को अक्सर बोलते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। लेकिन हम लोग साथ में भूल जाते हैं कि ऊष्मा भी क्या होती है, उसमें से मुक्त होती है, क्योंकि H आयन और OH नेगेटिव वाले क्या है, आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था, आपने देखा, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट जो है हम लोग का टॉपिक लवण के पास। तो अब लवण को अब ज़्यादा हम लोग को समझाना नहीं है, क्यों, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर रहे हैं, तभी क्या है, लवण का निर्माण हो रहा है। तो लवण के निर्माण के लिए हम लोग के पास उदासीनीकरण क्रिया होगी तो हम लवण का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब लवण का निर्माण करते हैं एक रिएक्शन से, और उसके बाद उसको हम लोग वर्गीकृत भी करेंगे कि लवण कितने प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, अम्ल हो गया, प्लस क्या हो गया, क्षार हो गया, बना क्या यहाँ पे लवण, और क्या बना जल, और साथ में क्या निकली, ऊष्मा निकलती है ना। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेके बात करेंगे हम लोग जब, तो सिंपल देखिए यहाँ पे अगर हमने HCl ले लिया और क्या लिया, NaOH लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, NaCl बना, प्लस क्या बना, H2O बना, प्लस क्या निकली, इसमें से ऊष्मा निकली। दोनों प्रबल है तो ऊष्मा कितनी होगी, 1307 किलो कैलोरी होगी। अगर हम इसका मानक जो मात्रा है वो लेकर के बिलियन, तनु बिलियन बनाए होंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो लवण बना है
यहाँ पे लवण कौन सा है, यहाँ पे जो लवण है वो क्या है, NaCl है। क्या है, NaCl है। ठीक है, इसको देखो तोड़ेंगे हम लोग दो पार्ट में, तो एक होगा Na और एक होगा Cl। ठीक है, तो Na क्या है, क्षार का भाग है, क्षार है ना, क्षारक का धनायन है, क्षारक का धनायन। ठीक है, और Cl क्या है, ये अम्ल का ऋणायन है, अम्ल का क्या ये है, ऋणायन है, अम्ल का ऋणायन है। ठीक है, अब इसको तोड़ देंगे तो बन जाएगा Na पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या बनेगा, Cl निगेटिव। तो ये जो Na पॉजिटिव बनता है, लवण का जो धनात्मक भाग होता है, ध्यान दीजिएगा, एक नई बात बता रहे हैं आपको 10 के हिसाब से, क्लास 10 के हिसाब से, जो ये आपका धनायन पार्ट होता है लवण का, पूरा लिख देता हूँ मैं, लवण का धनायन भाग जो होता है उसको कहते हैं क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक, बेसिक रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल कहते हैं। यानी जिस पे धन आवेश होगा वो क्या होगा, क्षारीय मूलक होगा, है ना, और जिस पे ऋण आवेश होता है, ठीक ना, ऋणायन भाग, ऋणायन भाग जो होता है उसको बोलते हैं क्या चीज़, हम लोग बोलते हैं अम्लीय मूलक। क्या बोलेंगे, अम्लीय मूलक, एसिडिक, एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। तो अम्लीय मूलक क्या होता है और क्षारीय मूलक क्या होता है। लवण का पहला भाग किससे, आपका धनायन वाला होता है, क्षारीय मूलक। ठीक है, ऋणायन वाला क्या होगा, अम्लीय मूलक। कोई भी आप लवण ले लेंगे, है ना, किसी भी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया, CH3COONA। ठीक है, ये क्या है, एक लवण है, क्या है, लवण है। इसको तोड़ोगे आप तो थोड़ा सा देखो डिफरेंस आएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस क्या हो गया, Na पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये वाला क्षारीय मूलक बाद में है। ठीक है, तो अधिकांश जो लवण बनेगी उसमें धनायन हमेशा क्या होता है, पहले ही होता है। जो आपके जनरल जो एसीटेट आयन होते हैं उसमें आपका धनायन क्या होता है, बाद में निकल के जुड़ा होता है उसके साथ। ठीक है, तो ये आपका धनायन यहाँ पे क्या है, बाद में है, ऋणायन क्या है आपका पहले है। तो ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया, एसिडिक एसिड का भाग है, किसका भाग है, अम्ल का भाग है। ये क्या हो गया, बेसिक हो गया, क्योंकि किसका भाग है, बेस का, क्षार का भाग है, तो उसको बेसिक मूलक बोलेंगे। ये अम्ल का भाग है तो इसको बोलेंगे अम्लीय मूलक बोलेंगे इसको। ठीक है ना, तो ये तो लवण के बारे में थोड़ा सा आपने जाना कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं लवण के अंदर। ठीक है, अब लवण के हिसाब से अगर साल्ट की बात करें इसमें, तो साल्ट को थोड़ा सा परिभाषित करें हम लोग, साल्ट क्या हो सकते हैं। तो साल्ट कई प्रकार के हैं। अभी देखिए, जैसे अभी यहाँ पे NaCl लिखा है ना, MgCl हो सकता है ना, MgCl हो सकता है आपका, ऐसे ही Na2SO4 हो सकता है, MgSO4 हो सकता है ना, Al2SO4 का थ्राइस हो सकता है, AgNO3 हो सकता है, AgNO3 हो सकता है ना। ये सभी क्या है, सॉल्ट आपके हैं। तो इसमें आप देख रहे हो क्या कि कहीं कहीं कुछ साल्ट के अंदर क्या है, क्लोरीन आया हुआ है, तो इनको बोलते हैं क्लोराइड साल्ट, क्लोराइड लवण बोलते हैं। कुछ में सल्फेट आ रहा है, सल्फेट आयन आ रहा है, तो इनको बोलते हैं सल्फेट लवण। क्या बोलते हैं इसको, सल्फेट लवण कहते हैं, नाम देते हैं हम लोग। एक इनका वर्गीकरण एक प्रकार का ये है। ठीक है, ये कौन से, एक ये कैसे हैं, आप कह सकते हो क्लोराइड, क्या बोल सकते हो, क्लोराइड लवण हैं, क्लोराइड लवण है। ये सभी क्या है, सल्फेट लवण ये सभी हैं। ये क्या है, नाइट्रेट लवण है, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रेट लवण। ये आपका KNO3 भी हो सकता है, KNO3 भी हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये सभी क्या है, किस में आएंगे, नाइट्रेट लवण में आएंगे। तो कुछ स्पेशल आयनों के बेस पे भी देखेंगे तो हम लोग के क्या है, लवण कई प्रकार के हो जाएंगे, नाइट्रेट लवण, क्लोराइड लवण, सल्फेट लवण। ये एक अलग ही वर्गीकरण है। उनके अंदर जो आपके अम्लीय मूलक या क्षारीय मूलक जो आए हुए हैं उनके नाम के आधार पे। ठीक है ना, तो आपके जो अम्लीय मूलक होते हैं अक्सर उन्हीं के नाम पे बनता है इनका नाम। जैसे यहाँ पे Cl है, अम्लीय मूलक, Cl क्या है, अम्लीय मूलक है ना, HNO3 से बना हुआ है
NO3, तो ये क्या है, अम्लीय मूलक है। तो अम्लीय मूलक जो होते हैं उनके नाम के आधार पे भी लवण का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अभी तो ये कुछ सिंपल से हम लोगों ने लवण देखे, आइए कुछ और लवण देखते हैं, उसको देख करके क्या निष्कर्ष निकलेगा हम लोग का। अभी लवण के लिए बोला गया, शुरू में बोले हम लोग कि लवण वे हैं, वे पदार्थ हैं जिसमें कोई H आयन OH नेगेटिव आयन नहीं होता है, वो न अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं। लेकिन कुछ साल्ट यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक साल्ट में लिख रहा हूँ NaHSO4, NaHSO4 हो गया। ठीक है, ये आपका एक साल्ट है, ये क्या है, एक साल्ट है। ऐसे देखिए यहाँ पे CaOH है, ये भी एक सॉल्ट है, ये भी एक क्या है, सॉल्ट है। तो ये जब ये इन साल्ट को जब हम लोग विलयन बनाते हैं, इसका क्या बनाया, विलयन बना दिया इसका, तो ये जब टूटता है अपने विलयन में तो ये Na पॉजिटिव में टूट जाता है, और प्लस H पॉजिटिव में टूटता है, और प्लस क्या है SO4 पे नेगेटिव में टूटता है। ऐसे जब इसको हम लोग तोड़ते हैं इसके विलयन में, कहाँ तोड़ेंगे, मैंने विलयन बनाया इसका, तोड़ना नहीं, अपने आप टूट जाएगा ये। ठीक है ना, जब इसका विलयन बनाओगे तो क्या होगा, अपने आयनों में क्या होगा, ब्रेक होगा ये, तो क्या टूटेगा, Ca पे पॉजिटिव हो जाएगा, कैल्शियम पे पॉजिटिव। ठीक है, अभी देखना 2 पॉजिटिव होगा इसके ऊपर, ये क्या है OH पे एक नेगेटिव, आप प्लस क्या है Cl पे एक नेगेटिव। देखो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो इसमें क्या दिख रहा है हम लोग को, इन साल्टों को देखा, इन साल्टों को देखिए, तो इसमें तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, Na पॉजिटिव मिलेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इसको तोड़ोगे तो एक ही प्रकार का पॉजिटिव है, एक ही प्रकार का नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे तोड़ोगे इसको तो Al पे 3 पॉजिटिव मिलेगा हम लोग को, यहाँ से क्या है SO4 3SO4 पे 2 नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव है 3 गो यहाँ पे है, लेकिन एक ही प्रकार का है ना, SO4 3 गो है, लेकिन तीनों क्या है SO4 ही है। यहाँ पे एल्युमिनियम पॉजिटिव है, लेकिन 2 एल्युमिनियम है, लेकिन एल्युमिनियम तो एक ही है, माने एक ही प्रकार का है। तो यहाँ पे धनायन एक प्रकार के हैं, ऋणायन भी क्या है, एक प्रकार के हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देखें तो यहाँ पे 2 धनायन मिल रहे हैं हम लोग को, और दोनों धनायन क्या हैं, अलग अलग हैं। यहाँ पे धनायन कई मिले थे, 2 धनायन मिल रहे हैं हम लोग को, लेकिन दोनों धनायन क्या है, समान है। यहाँ पर भी क्या है, 2 धनायन है, लेकिन दोनों धनायन क्या है, अलग अलग हैं। यहाँ पे देखिए 2 ऋणायन मिल रहे हैं हम लोग को, एक ऋणायन ये है, एक ऋणायन ये है, तो दोनों ऋणायन क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम लोग के साल्ट जो मिल रहे हैं उसको डिफ़ाइन कैसे किया जाए, क्या केवल ऐसे कह दें कि जिसमें जो न अम्ल हो न क्षार हो, वो क्या होता है, साल्ट होता है। तो ये परिभाषा थोड़ी सी अपने आप में क्या है, कंप्लीट सेंस नहीं देती है हम लोग को। ठीक है, लेकिन परिभाषा तो लवण की वही है कि अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से क्या है, हम लोग का लवण प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन जब लवण का जलीय विलयन बनाया गया तो उसमें देखा गया कि कुछ लवण ऐसे थे जिनमें तो हाइड्रोजन आयन नहीं थे, न OH नेगेटिव आयन थे, ये तो कन्फर्म है। लेकिन कुछ ऐसे भी साल्ट देखने को मिले जिसमें आपके क्या है, हाइड्रोजन आयन देखने को मिल गए, हम लोग को हाइड्रोजन आयन देखने को मिल रहे हैं। तो जब ऐसे साल्ट हम लोग के मिल जाएंगे, ठीक है, आपके इसमें देखो, इसमें तो आपका OH नेगेटिव भी आया हुआ है ना, देखिए OH नेगेटिव भी आया हुआ है। तो कुछ ऐसे साल्ट भी हैं जिनके विलयन में H आयन OH नेगेटिव आयन क्या है, प्रेजेंस है। तो कैसे साल्ट को डिफ़ाइन करें हम लोग, साल्ट को क्या डिफिनेशन दें। ठीक है, तो साल्ट को अगर इन सभी एग्जाम्पल्स को देखने के बाद अगर डिफ़ाइन करना होगा हम लोग को, तो कह सकते हैं कि लवण वे पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन में है ना धनायन है ना H आयन के अतिरिक्त और ऋणायन OH नेगेटिव आयन के अतिरिक्त अन्य कोई लवण हो, माने ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में H आयन के अलावा कोई धनायन न हो, कोई और धनायन हो, माने H आयन नहीं हो, H धनायन न हो, कोई और धनायन हो, और OH नेगेटिव ऋणायन न होकर के कोई और ऋणायन हो, तो उसे बोलते हैं साल्ट। ये साल्ट की डिफिनेशन अपने आप में है थोड़ा सा बढ़िया। तो इसको देखो, यहाँ पे इसको जब इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो Na पॉजिटिव मिलेगा, है ना। इसका जलीय विलयन बनाओगे आप, जैसे NaCl है, NaCl है, इसको जल में घोल दिया, विलयन बना दिया इसका, तो क्या बना, Na पॉजिटिव बन गया और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, यह धनायन है, क्या है ये, धनायन है, ये क्या है, ऋणायन बना आपका। तो यह धनायन कैसा है, हाइड्रोजन आयन नहीं है इसमें, ये धनायन तो है लेकिन हाइड्रोजन धनायन नहीं ना है। यहाँ पे ये ऋणायन तो है, लेकिन आपका OH नेगेटिव आयन नहीं है, OH नेगेटिव आयन नहीं है। तो अगर ऐसे पदार्थ जो जिनमें क्या है, धनायन हो लेकिन H धनायन न हो, ठीक है, H धनायन के अलावा कोई और धनायन हो, और
रुडायन हो लेकिन OH निगेटिव के अलावा कोई और रुडायन हो तो उसको बोलते हैं साल्ट। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब जब ये चीज़ें आ जाएंगी, इसको देखा जाएगा तो ये भी तो साल्ट है। तो ये परिभाषा क्या हो गई? गलत हो गई हम लोग की, कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में H आयन के अलावा कोई धनायन हो और OH नेगेटिव आयन के अलावा कोई ऋणायन हो, वो क्या होते हैं? लवण होते हैं। सुनिएगा इस विषय को। लेकिन जब इन लवण को देखेंगे तो ये तो ऐसे लवण हैं जिसमें क्या है? धनायन जो है आपका H आयन भी आ गया। इसके पहले वाली परिभाषा में कहा कि धनायन हो लेकिन H आयन न हो, ऋणायन हो लेकिन OH नेगेटिव आयन उसमें न हो, तब वो साल्ट होगा। तो जब इसको देखा गया तो ये साल्ट नहीं है क्या? नहीं, ये भी साल्ट है। तो डिफिनेशन कैसे होनी चाहिए? ठीक है, तो अब कह सकते हैं कि वे साल्ट वे पदार्थ हैं जिनमें यदि धनायन H आयन भी है तो एक धनायन और होना चाहिए उसके साथ। देखो, अगर H धनायन आया है तो उसके साथ क्या? एक धनायन और होना चाहिए। अगर ऋणायन OH नेगेटिव आयन आया है तो उसके साथ क्या है? एक और धनायन, एक और ऋणायन होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पदार्थ के अंदर H पॉजिटिव नहीं है, कोई और धनायन है, OH नेगेटिव नहीं है, कोई और ऋणायन है, तो साल्ट है। 100% क्या है? वो साल्ट है वो। ठीक है ना। अगर हमारे पदार्थ में के जलीय विलयन में हमें H आयन मिल रहा है, H आयन के साथ कोई और धनायन मिल रहा है, H आयन के साथ कोई और धनायन मिल रहा है, ठीक है, तब भी वो क्या होगा? साल्ट होगा। क्या होगा? साल्ट होगा। अगर हम लोग का OH नेगेटिव आयन मिल रहा है, उसके साथ साथ कोई और नेगेटिव आयन मिल रहा है, तब भी वो क्या होगा? साल्ट होगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इस परिभाषा को मैं यहाँ पे एक आउटलाइन से ड्रा करके बताता हूँ आपको। क्या समझ में आया कि लवण का मतलब क्या हुआ? H आयन के अतिरिक्त धनायन हो, H आयन के अतिरिक्त धनायन एवं OH नेगेटिव के अतिरिक्त क्या हो? अतिरिक्त कोई ऋणायन हो, कोई धनायन, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अतिरिक्त कोई ऋणायन हो, तो क्या होगा? वो लवण होगा। ठीक है, अब उसी लवण में अगर आपका H आयन भी आ जाए, कह दिया इसमें कि यदि H आयन हो तो कोई कम से कम, यहाँ पे कहेगा कम से कम एक अन्य धनायन भी होना चाहिए। धनायन भी होना चाहिए। यदि OH नेगेटिव आयन है तो कम से कम एक अन्य ऋणायन भी होना चाहिए। एक अन्य ऋणायन भी होना चाहिए। ठीक है ना। दो लवण को दो तरीके से हम लोग देखेंगे कि जिसमें H आयन नहीं होगा, OH नेगेटिव नहीं होगा, तो क्या होगा? वो लवण होगा, सिंपल सा। अगर उसके जलीय विलयन में H आयन मिल रहा है तो कम से कम एक अन्य धनायन भी होना चाहिए। H आयन मिल रहा है तो एक धनायन और है। ठीक है, यदि OH नेगेटिव आयन है तो कम से कम क्या है? एक अन्य ऋणायन भी होना चाहिए। अगर OH नेगेटिव है तो एक ऋणायन और इसके अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपके लवण की बात, लवण की परिभाषा हो गई। ठीक है ना, कि अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं लवण बोलते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि लवण वे पदार्थ हैं जिनमें H आयन के अलावा कोई अन्य धनायन और OH नेगेटिव आयन के अलावा कोई और ऋणायन होता है, वो क्या होता है? लवण होता है। ठीक है, तो दोनों परिभाषाएं मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगला वाला देखते हैं। इसका जो लवण के प्रकार हैं उसकी बात करते हैं। लवण कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो लवण यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, 6 प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। 6 प्रकार के लवण हम लोग के हो सकते हैं। 6 प्रकार के लवण कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपका दिया हुआ है लवण के प्रकार में सामान्य लवण। क्या दिया हुआ है? सामान्य लवण। ठीक है,
तो सामान्य लवण देखो यहाँ पे मैं लिखूँ देता हूँ, बिल्कुल याद रहेगा आपको। सामान्य जो लवण होते हैं वो कौन होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं? पूर्ण उदासीनीकरण से। पूर्ण उदासीनीकरण से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। पूर्ण उदासीनीकरण से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। और पूर्ण उदासीनीकरण कब होगा? पूर्ण उदासीनीकरण कब होगा? जब क्या होगा? पूर्ण आयनन होगा, पूर्ण आयनन होगा। और देखना पूर्ण आयनन कब होगा? पूर्ण आयनन कब होगा? जब प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक होगा, है ना। ये 3 पॉइंट में हो गया ये सामान्य लवण। सामान्य लवण का मतलब क्या हो गया? वे लवण जो पूर्ण उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। परिभाषा हो गई इसकी, वे लवण जो पूर्ण उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं सामान्य लवण। और यहाँ पे अब पूर्ण उदासीनीकरण किसका होगा? हम समझ गए कि पूर्ण उदासीनीकरण कब होगा? जब पूर्ण आयरन होगा। पूर्ण आयरन किसका होता है? आपका प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार होगा तो उसके लिए होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब परिभाषा तो सिंपल है, कह सकते हैं कि पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया से, यहाँ पे और जोड़ लो, अम्ल एवं क्षारक की पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त लवण जो है सामान्य लवण कहलाते हैं। सामान्य लवण कहलाते हैं, ठीक है। अम्ल एवं क्षार की जो पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी वहाँ से जो प्राप्त होंगे लवण क्या होंगे? ठीक है ना, सामान्य लवण होंगे, ठीक है। कहाँ से मिलते हैं? आपका प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, ठीक है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार अगर आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, इन 3 प्रकार की अभिक्रियाएँ हो रही, माने अम्ल और क्षार में से कोई भी एक प्रबल है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा? कौन सा लवण प्राप्त होगा? यहाँ पे हम लोग का जो लवण होगा वो कैसा होगा? लवण कैसा होगा? सामान्य लवण होगा। क्या होगा? सामान्य लवण प्राप्त होगा हम लोग को। जैसे में आपका क्या हो गया? NaCl हो गया, NaCl हो गया, MgCl हो गया, MgCl2 हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है? आपके सामान्य लवण हैं, ठीक है। जो आपके क्लोराइड लवण मिलते हैं हम लोग को, सल्फेट लवण मिलते हैं, कार्बोनेट। देखो कैसे समझोगे, देखो यहाँ पे ध्यान देना। HCl क्या है? प्रबल है ना। H2SO4 क्या है? प्रबल है ना। HNO3 क्या है? प्रबल है। तो जिन लवण में क्या है, ये क्लोराइड आया होगा, सल्फेट आया होगा, है ना, HNO3 आया होगा, माने ऐसा लवण जिसमें क्या हो? Cl हो, SO4 हो, चाहे NO3 हो, जिस लवण में वो क्या होंगे? आपके प्रबल होंगे। क्या होंगे? प्रबल हो जाएंगे, ठीक है। प्रबल लवण बन जाएंगे आपके, ठीक। तो ये क्या हो गए? आपके सामान्य लवण के एग्जाम्पल हो गए। कैसे पहचानेंगे सामान्य लवण को? इससे पहचान लीजिएगा, ठीक है। पहचानने का तरीका हो गया। अब आइए इसका जो दूसरा टाइप है आपका क्या है? अम्लीय लवण। क्या है? अम्लीय लवण। तो अब तो नाम से ही स्पष्ट है, अम्लीय लवण होगा तो लवण कैसा है? अम्लीय है ना। लवण कैसा है? अम्लीय है। अगर लवण अम्लीय है तो उसके अंदर अम्ल का गुण भी होगा। अम्ल का गुण आता कहाँ से है ना? H आयन से आता है। तो हम लोग का अभी क्या आया? दूसरा वाला अम्लीय लवण हो गया। तो एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट आप समझ गए अब, है ना। एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या हो गया? अम्लीय गुण
वाला साल्ट या लवण, ठीक है। ऐसा लवण जिसमें अम्लीय गुण हो, ऐसा लवण जिसमें क्या हो, अम्लीय गुण हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अम्लीय साल्ट, ठीक है। तो अम्लीय गुण कब रह जाएगा, ठीक है, अम्लीय गुण कब होगा, जब उसमें क्या होगा, H आयन होगा, H आयन होगा तो क्या होगा, अम्लीय गुण होगा, अम्लीय गुण होगा। H आयन कब होगा, जब क्या होगा, अम्ल होगा, जब क्या होगा, अम्ल होगा, अम्ल होगा। तो इसका मतलब जब अम्ल और क्षार को मिलाया गया, ठीक है, उदासीनीकरण की क्रिया हुई, लेकिन अम्ल पूर्ण रूप से उदासीन नहीं हुआ, ठीक है। अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण क्रिया में अगर यदि अम्ल पूर्ण रूप से क्या है, उदासीन नहीं होता है, यानी कुछ अम्ल की मात्रा बच गई, उसमें जो विस्थापनी हाइड्रोजन आयन है वो बचे हुए हैं, तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ से जो प्राप्त लवण होता है वो क्या होता है, अम्लीय लवण होता है, ठीक है। अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया में यदि अम्ल का पूर्ण उदासीनीकरण नहीं होता, पूर्ण उदासीनीकरण नहीं होता, ठीक है ना, अम्ल का पूर्ण उदासीनीकरण नहीं होता, तो यहाँ से प्राप्त लवण, यहाँ से प्राप्त लवण में क्या होता है, अम्लीय गुण होता है, अम्लीय गुण होता है ना। क्यों होता है भाई अम्लीय गुण, क्योंकि आपका जो विस्थापनी हाइड्रोजन है वो विस्थापित नहीं होते, है ना, क्योंकि सभी विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन विस्थापित नहीं होते, विस्थापित नहीं होते, इसीलिए उसके अंदर क्या है, अम्लीय गुण आता है, और वहाँ से प्राप्त जो लवण है उसको बोलते हैं अम्लीय लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्लीय लवण। तो अभी आपने लिखा था ना यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में NaHCO3, NaHCO3, जब इसको तोड़ोगे आप इसको तो क्या बन जाएगा, Na पे पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस H पे पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस CO3 पे दूगो निगेटिव बन जाएगा। तो H आयन आ गया तो क्या हो जाएगा, अम्लीय है ना, अम्लीय गुण दिखा रहा है कौन, ये साल्ट, तो क्या हो जाएगा, ये अम्लीय लवण हो जाएगा, अम्लीय लवण। क्या हो गया, अम्लीय लवण हो गया, ठीक है। तो ये हो गया NaHSO4 हो गया, NaHSO4, NaHSO4 एग्जाम्पल ग्रुप में NaHSO4। तो इसमें भी क्या है, H आयन आ रहा है, इसको भी तोड़ोगे तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस SO4 पे दोगो नेगेटिव। तो अगर आपको बीच में H दिखाई दे रहा है तो समझ जाइएगा कि ये कैसा होगा, अम्लीय लवण होगा। कैसा होगा, अम्लीय लवण होगा, ठीक है। ये हो गया आपका अम्लीय लवण। अब इसी के आधार पे क्षार की लवण को मुझे समझाना नहीं है, आप समझ गए कि अगर अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण प्रक्रिया में क्षार का पूर्ण उदासीनीकरण नहीं होता है ना, परिभाषा इसी से बदल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हम लोग का जो तीसरा वाला हेडिंग है उसको यहाँ पे कर सकते हैं क्षारीय लवण। क्या बोल सकते हैं, क्षारीय लवण। तो यहाँ पे हेडिंग हम लोग का क्या हो गया, क्षारीय लवण। ये हो गया आपका थर्ड वाला, तीसरा क्षारीय लवण। तो इसमें क्या है कि लवण कैसा हो, क्षारीय हो, लवण कैसा हो, क्षारीय हो। और क्षारीय गुण किसके कारण आता है, OH नेगेटिव के कारण आता है, OH नेगेटिव के कारण आता है। OH नेगेटिव के कारण अगर ये गुण आ रहा है तो यानी कि लवण में क्या है, OH नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लवण में क्या होगा, OH नेगेटिव आयन, है ना, लवण के विलयन में कह सकते हैं, लवण के विलयन में OH नेगेटिव आयन हो तो क्या हो जाएगा, वो क्षारीय लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय लवण हो जाएगा। और इसमें तो बस बदल दीजिए कि अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया में यदि क्षार का, यहाँ कर दीजिएगा, यदि क्षार का पूर्ण उदासीनीकरण नहीं होता है तो यहाँ से प्राप्त लवण में कौन सा गुण आता है, क्षारीय गुण आता है, क्षारीय गुण आ जाता है, क्योंकि सभी विस्थापनीय
OH निगेटिव विस्थापित नहीं होते हैं, है ना। तो अब एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, है ना, इसके एग्जाम्पल से देख लीजिए। तो ये हो गए अम्लीय वाले। अब क्षारीय वालों का एग्जाम्पल देख लीजिए, परिभाषा बिल्कुल सेम, उसमें कोई टेंशन नहीं है ना। जैसे बोल दिया उसने कि ZnOH क्या हो गया, Cl हो गया, तोड़ लो भाई। Zn पे पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव प्लस OH पे 1 नेगेटिव प्लस Cl पे 1 नेगेटिव, तो ये OH आया तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय। ये क्षारीय, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय लवण, क्षारीय लवण, क्षारीय लवण हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपका PbOH NO3 हो जाएगा, है ना। PbOH NO3 तोड़ेंगे तो क्या होगा, Pb पे आपका 2 प्लस हो जाएगा, OH पे नेगेटिव हो जाएगा, NO3 पे 1 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा हम लोग का क्षारीय लवण। ठीक है, तीसरा हो गया हम लोग का क्षारीय लवण। आइए अब चौथा की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथा क्या है, द्विक लवण है। क्या है, द्विक लवण। चौथा हम लोग का है द्विक लवण। तो द्विक लवण डबल साल्ट जिसे बोलते हो, तो जैसे कह रहा है कि इसका डिफिनीशन द्विक साल्ट की क्या हो जाएगी कि दो समान प्रकार के अगर लवणों के क्रिस्टलन से जो प्राप्त होगा कोई लवण, है ना, दो समान प्रकार के लवण हैं, उनका बना दीजिए विलयन। ठीक है, समान प्रकार के लवण। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, समान प्रकार के लवणों के विलयन के क्रिस्टलन से प्राप्त लवण जो है क्या है, द्विक लवण कहलाते हैं। द्विक लवण कहलाते हैं। अब यहाँ पे समान प्रकार का मतलब क्या है, समान प्रकार के लवण का मतलब हो गया, का अर्थ हो गया कि या तो दो सल्फेट लवण हो, दो सल्फेट लवण, या फिर दो या दो से अधिक भी सकते हैं, दो या दो से अधिक भी सकते हैं, दो सल्फेट लवण हो, या फिर दो क्लोराइड लवण हो, दो क्लोराइड लवण हो, या फिर दो या दो से अधिक आपके जो है नाइट्रेट लवण हो, नाइट्रेट लवण हो, है ना। समान प्रकार के हो गए ये, है ना। जैसे दो सल्फेट लवण की बात करेंगे आप, तो जैसे K2SO4 हो गया, है ना। एक K2SO4 एक लवण है, देखिए सल्फेट लवण है। क्या है ये, सल्फेट लवण, K2SO4। ऐसे ही आपका Al2SO4 का थ्राइस, है ना, Al2SO4 का थ्राइस, तो ये भी आपका सल्फेट लवण है, ये भी क्या है, सल्फेट लवण है। दोनों क्या है, सल्फेट लवण है। तो जैसे देखो, जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, K2SO4 को ले लिया और आपका Al2SO4 का थ्राइस ले लिया, इनका विलयन बनाया आपने। तो विलयन बनाने के क्या है, इसको पानी चाहिए, तो H2O 24 मालिक्यूल्स ऑफ H2 कर दिया। और जब रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाता है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24 H2O। क्या है ये, फिटकरी है। क्या है ये, किसका सूत्र है, फिटकरी का सूत्र है। किसका सूत्र है, फिटकरी का सूत्र है, फिटकरी का सूत्र। तो आप देखो फिटकरी का सूत्र भी आपके सामने आ गया। ठीक है, तो समान, ये भी सल्फेट लवण है, ये भी सल्फेट लवण है, ये तो जल है, इनका विलयन बनाया गया, क्रिस्टलन कराया गया विलयन का, तो क्या मिल गया हम लोग को, एक लवण मिला। ये क्या है, फिटकरी, एक प्रकार का क्या है, ये लवण है। ये लवण किस प्रकार का है, आपका द्विक लवण है। क्या है, द्विक लवण। तो फिटकरी क्या होता है, द्विक लवण होती है। फिटकरी एक लवण है, साल्ट है वो भी, लेकिन किस प्रकार का है, डबल साल्ट है, द्विक लवण। द्विक लवण का मतलब क्या हो गया, डबल साल्ट। क्या हो गया, डबल साल्ट हो गया, डबल साल्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा वाला हो गया आपका। ठीक है, तीसरा था ये क्या है, चौथा द्विक लवण। तो समान प्रकार के लवणों से के विलयन के क्रिस्टल से प्राप्त लवण क्या है, द्विक लवण कहलाते हैं। इसमें आपके समान प्रकार के जो लवण होते हैं, दो सल्फेट हो, दो क्लोराइड हो, उनको मिलाया गया आपस में, तो क्या है, बनते हैं द्विक लवण। ठीक है, एक एग्जाम्पल और इसका देखना चाहें देख सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। ठीक है,
इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल और देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, आपका FeSO4 हो गया, FeSO4 फेरस सल्फेट ले लिया, सल्फेट लवण है। कोई और सल्फेट लीजिए, अमोनियम सल्फेट ले लीजिए, अमोनियम सल्फेट, NH4 का ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट, ये हो गया फेरस सल्फेट, ये हो गया अमोनियम सल्फेट। बना दीजिए इसका जली विलयन 6H2O, 6H2 जली विलयन बना दिया आपने। अब जली विलयन बनाने के बाद जो है क्या मिल जाएगा, FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O हो गया, 6H2O हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं मोहर लवण। क्या बोलते हैं? ठीक है, मोहर लवण। इसका बाजारू नाम है मोहर लवण। ये मोहर लवण के नाम से ही क्या है, ये फेमस है, ये मोहर लवण हो गया। ये याद रखिएगा इसको, मोहर लवण। ठीक है, ये आपका फिटकरी था, वो क्या है आपका मोहर लवण। ठीक, चलिए चौथा हो गया। चलते हैं पाँचवें की तरफ, है ना, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करना होगा तो। ठीक है, पाँचवा क्या है, पाँचवा क्या है, शंकर लवण है। शंकर लवण, शंकर लवण, शंकर लवण क्या है भाई? ठीक है, अब यहाँ पे शंकर लवण और मिश्रित दो बचे हुए हैं। ठीक है ना, शंकर लवण क्या है आपके, तो ये एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स लवण होते हैं। मिश्रित लवण क्या है आपका, मिक्सचर उनका होता है कई लवणों का। ठीक है, सबसे पहले शंकर लवण को देखते हैं हम लोग। शंकर लवण क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, शंकर लवण कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी क्या है, जैसे उसमें दो लवणों को मिलाया गया था, तो इसमें भी क्या है, दो से अधिक लवणों को मिला करके बनाया जाएगा। लेकिन क्या है, उनका जो है, जैसे उसमें समान प्रकार के मिलाए गए थे, इसमें क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वे लवण जो कई लवणों से मिलकर बनते हैं, परंतु इनके विलयन में केवल एक धनायन एवं एक ऋणायन प्राप्त होता है, एक धनायन ऋणायन प्राप्त होता है। ठीक है, क्या कहलाते हैं, शंकर लवण कहलाते हैं, शंकर लवण कहलाते हैं। ठीक है, शंकर लवण कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड है आपका K4FeCN6 है। ठीक है, ये आपका कई लवण से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन जब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, 4K पे पॉजिटिव और प्लस FeCN6 पे आपका निगेटिव बनेगा। कितना, अगर यह 4 पॉजिटिव बन रहा है तो पे क्या है, 4 निगेटिव बनना चाहिए, 4 निगेटिव बन जाएगा। तो आपका पॉजिटिव और निगेटिव दो आयनों में टूट रहा है, धनायन और ऋणायन में टूट रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शंकर लवण, शंकर लवण बोलेंगे सिंपल सा। ठीक है, इसमें आपका, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो बन रहा है क्या है, साधारण आयन इसको बोलते हैं। क्या है, साधारण आयन है, क्योंकि अकेले है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तभी इसके अंदर भी आयन बन जाएंगे हम लोग के, जैसे Cn पे एक निगेटिव होता है तो, है ना, तो Fe पे आपका पॉजिटिव आएगा वहाँ से। तो ये आपका निकालना पड़ेगा, आपका ऑक्सीकरण संख्या के हिसाब से निकालेंगे तो निकल जाएगा वहाँ से। ठीक है, लेकिन उसका टेंशन नहीं है। इसको जो बोलेंगे हम लोग शंकर आयन, क्या बोलेंगे, शंकर कॉम्प्लेक्स आयन, शंकर आयन। तो ये आपका साधारण आयन होगा, एक पार्ट क्या होगा, साधारण आयन होगा, और दूसरा क्या होगा, शंकर आयन होगा। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, है ना, कॉपर अमोनियम है Cl2, कॉपर में क्लोराइड है ना, इसमें चाहे सल्फेट ही ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, SO4 ले लिया। इसको तोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा CuNH3 का ट्वाइस
और प्लस SO4 पे 2 नेगेटिव बनेगा तो इस पर आएगा 2 पॉजिटिव आएगा, 2 पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ये जो आपका है इसको बोलेंगे सामान्य आयन। क्या बोलेंगे? सामान्य आयन बोलेंगे इसको, ठीक है, साधारण आयन बोलेंगे। इसको कहते हैं हम लोग संकर आयन। क्या बोलेंगे इसको? संकर आयन। ये क्या है आपका? सामान्य आयन है, सामान्य रूप में होता है वो, ये आपका सामान्य रूप में नहीं है, ये कई आयनों से मिलके बना हुआ है, इसीलिए बोल रहे हैं इसको क्या? संकर आयन। ये भी आयन क्या है? कई आयनों से मिलके बना हुआ है, Fe है, Cn है, इसलिए क्या है? इसको संकर आयन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? संकर आयन बोल रहे हैं, ठीक है। तो संकर आयन समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब क्या है? लास्ट में बचा हुआ है मिश्रित लवण। क्या बचा है? मिश्रित लवण। तो मिश्रित लवण क्या है? एक से अधिक प्रकार के आपके लवणों से भी बनेगा, लेकिन इसमें आपके एक से अधिक प्रकार के धनायन और ऋणायन प्राप्त होंगे, ठीक है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, परिभाषा भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बिल्कुल लास्ट लाइन हम लोग की है अब, ठीक है। क्या है? मिश्रित लवण। मिश्रित लवण ये है आपका मिश्रित लवण। तो नाम से ही लग रहा है मिश्रण है ना? मिक्स सॉल्ट। क्या हो जाएगा? मिक्स सॉल्ट। इसमें क्या हो जाएगा? जो क्या है इसको भी परिभाषा हो जाएगी, वे सॉल्ट, वे लवण जो एक से अधिक प्रकार के लवणों से बने हों, परंतु, है ना, एक से अधिक प्रकार के लवणों से बने हों, परंतु क्या हो भाई, यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन शुरू हो रही है। परंतु आपका जो विलयन है, परंतु अपने विलयन में एक से अधिक प्रकार के धनायन एवं ऋणायन देते हों, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे मिश्रित लवण। जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट ले लो, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, तो क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस K पॉजिटिव प्लस SO4 पे 2 नेगेटिव होगा, है कि नहीं? तो Na पॉजिटिव K पॉजिटिव 2 प्रकार के आपके धनायन हो गए कि नहीं हो गए, है ना? 2 धनायन हो गए, 2 क्षारीय मूलक हो गए, कह सकते हैं। ये क्या है? ये दोनों क्या है? क्षारीय मूलक। समझाया हूँ अभी आपको, ये क्या है? क्षारीय मूलक हों, माने एक से अधिक क्षारीय मूलक आ गए इसके अंदर। ऐसे ही CaOCl2 ले लोगे, CaOCl2 ले लोगे तो क्या हो जाएगा? व्यंजक चूड़ ले लिया तुमने, तो इसको तोड़ोगे तो किस पे टूटेगा? ये Ca पे 2 पॉजिटिव प्लस, है ना, Ca पे 2 पॉजिटिव प्लस OCl पे नेगेटिव, OCl पे नेगेटिव प्लस Cl पे नेगेटिव, तो ये आपके 2 अम्लीय मूलक हो गए, 2 अम्लीय मूलक हो गए इसके अंदर, अम्लीय मूलक। तो कह सकते हो ऐसे भी मिश्रित लवण वे लवण होते हैं जो अपने जलीय विलयन में 2 या 2 से अधिक अम्लीय मूलक या क्षारीय मूलक देते हैं, उनको कहते हैं क्या चीज़? हम लोग कहेंगे मिश्रित लवण, मिश्रित लवण, ठीक है। तो आपका सिंपल सा ये लवण और लवण के प्रकार हो गए, सबके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। और आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हर एक चीज़ को बारीकी से बताने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास इससे भी इंटरेस्टिंग और इससे भी इम्पोर्टेंट होने वाला है हम लोग का। ये तो क्लास अपने आप में खुद इम्पोर्टेंट था, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।